हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो आईएएस। मृणाल सर का इकोनॉमी के पीडीएफ के लेक्चर के सीरीज में हम लोग 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। उनका पीडीएफ 1000 पेज का है। हम लोगों ने 48 पेजेस से कंप्लीट कर लिया है। हम लोग का लेक्चर 20-25 मिनट का है, जिसमें हम लोग आराम से 10, 12, 15 पेज जो है कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कॉन्साइज वे में और पूरा समझ के साथ, और वही पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में जिससे क्वेश्चन पूछने का प्रोबेबिलिटी 90% से ऊपर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जीरो आईएएस के चैनल पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। पेज नंबर 49 से 48 तक मैंने आपको पहले के लेक्चर में बता दिया। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर लेक्चर देखें। आपको लेक्चर देखने से पता चलेगा कि इस लेक्चर का कितना वैल्यू है, ठीक है, और कितना अच्छा से आपको समझाया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो आरबीआई बनाता है, ठीक है, और फिस्कल पॉलिसी जो होता है वो गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है। तो जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है उसको बनाने के लिए वो क्यों बनाता है, पहला क्वेश्चन है। तो बनाता है किस लिए? सेविंग को देखने के लिए, जीडीपी के ग्रोथ के लिए, इन्वेस्टमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ और भी बहुत सारा चीज़। लेकिन जो मेन पर्पस होता है वो होता है इन्फ्लेशन टारगेट। आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन पर्पस है वो इन्फ्लेशन है। उसी को कंट्रोल करके आरबीआई जीडीपी, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ ये सबको देखता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी करने के लिए कुछ टूल्स होता है। जिस तरह से अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग करना है तो आपको जावा, C++ आना चाहिए, ठीक है, ताकि आप कोडिंग करके कोई प्रोग्राम बना पाएँ। उसी तरह आरबीआई का मेन पर्पस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के अलग अलग टूल का प्रयोग करता है, जिसमें कुछ टूल्स होते हैं क्वालिटेटिव और कुछ होता है क्वांटिटेटिव। जैसे CRR, SLR है, रेपो, MSF है, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है। ये क्या है? बहुत आसान है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। उसी तरह फिस्कल पॉलिसी भी आरबीआई गवर्नमेंट प्रयोग करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। उसका भी सेम पर्पस है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट ये सबको कम करना, कंट्रोल करना। जो फिस्कल पॉलिसी में जो टूल्स होता है वो होता है टैक्सेशन, सब्सिडी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, डिसइन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो मैंने यह सब आपको बता दिया कि क्या क्या पर्पस होता है। तो एक कर्व होता है, फिलिप कर्व, जो ये बोलता है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है। मान लीजिए महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया तो कोई सामान नहीं खरीदेगा, तो कंपनी फिर क्यों बनाएगी? कंपनी अगर नहीं बनाएगी तो अपने वर्कर को क्या करेगी? निकाल देगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ते जाएगा। तो सिंपल सा है, जिसको हम लोग फिलिप कर्व बोलते हैं कि इन्फ्लेशन अगर महंगाई बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट मेरा क्या होगा? देखिए, इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है मान लीजिए, तो कंपनी बहुत ज़्यादा, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है, तब लोग, कंपनी क्या करेगा? अपना जो है प्रोडक्शन कम कर देगा, क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं। लेकिन अगर कुछ हद तक इन्फ्लेशन है तो कंपनी को एक इंसेंटिव मिल जाएगा कि चलो सामान मेरा धीरे धीरे हल्का हल्का बिक रहा है, तो वो अपना धीरे धीरे फैक्ट्री को एक्सपेंड करेगी। तो जो बेरोजगारी का दर है वो कम होगा। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तब क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जो फिलिप कर्व है वो वैलिड है मॉडरेट इन्फ्लेशन के लिए। इन्फ्लेशन अगर मॉडरेट है तब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मान लिया कोई 10 रुपये का मैगी 100 रुपये में, तो कोई खरीदेगा नहीं, तो नेस्ले जो मैगी बनाती है वो भी डाउन चली जाएगी, तो बेरोजगारी दर बढ़ेगा, ठीक है। तो आरबीआई का जो टारगेट है वो CPI इन्फ्लेशन होता है। एक हम लोग पढ़ेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑल इंडिया को 2 से 6% के बीच में रखने का है। इसके लिए वो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने पे बनाता है, और उसको बनाने के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो एक स्टैट्यूटरी है, मतलब किसी एक्ट के अंडर बनी होगी, और ये 6 मेंबर का होता है, ठीक है। तो आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका 2 टूल्स होता है, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव टूल्स का ये मतलब है कि इसका जो प्रभाव पड़ेगा, इस टूल्स में जो जो चीज़ करेंगे आरबीआई करेगा उसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ेगा, ना कि एक पार्टिकुलर सेक्टर पे। इसीलिए इसको जनरल टूल बोलते हैं और इनडायरेक्ट टूल बोला जाता है, ठीक है। पार्टिकुलर सेक्टर पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको करने के लिए टूल्स के अंदर जो हम लोग को पहला पढ़ना है वो पढ़ना है स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट, जिसमें CRR और SLR आता है। तो CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, और SLR का फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए, आरबीआई के बैंकों के पास जितना मान लीजिए 100 रुपया आता है तो वो 100 रुपया लोन में नहीं दे सकता है, ठीक है। उसको कुछ पैसा रिजर्व रेशियो के रूप में रखना पड़ेगा, रिजर्व के रूप में। उसमें एक आता है CRR और दूसरा आता है SLR। CRR मतलब उसको कैश में रखना पड़ेगा, कैश रिजर्व रेशियो मतलब जितना मान लिया 100 रुपये आया तो उसका 4 रुपया उसको अपने पास, उसको जो है आरबीआई के पास 4 रुपये रखना पड़ेगा कैश में, इसको वो कुछ नहीं कर सकता है। और SLR में उसको लगभग जो है 16 से 20 रुपया रखना पड़ता है।
तो जो SLR होना चाहिए वो 16 से 20% जो है रिजर्व रेशियो के रूप में RBI बैंकों को बोलता है रखने के लिए। तो जो CRR होता है वो लगभग 4% के पास है। कैश में बैंकों को रखना है, जितना पैसा आएगा उसका 4% मतलब 100 रुपये आए तो उसका 4% मतलब 4 रुपया बैंकों को कैश के रूप में RBI के पास रखना है। और SLR है 16 से 20% मतलब 100 रुपये का 16-20% मतलब 16 से 20 रुपया बैंकों को अपने पास रखना है। कैश किसके रूप में? तो कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सब के रूप में रखना है। ठीक है, तो याद रखना है, इसको अपने पास रखना है, इसको RBI के पास रखना है, इसको सिर्फ कैश में रख सकता है और इसको कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रख सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है CRR और SLR में। देखिए फुल फॉर्म ये वही है, कैश रिजर्व रेशियो, इसका है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये बैंक को अपने पास बैंक को रखना पड़ेगा कैश के रूप में RBI के पास। RBI बदले में कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। बैंक को खुद अपने पास रख सकता है लिक्विड में, किसमें? कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड, लोन्स एंड अदर सिक्योरिटी में। अभी ये अपने पास रखता है। तो जिस तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रेट बढ़ते घटते रहेगा, गोल्ड का भी रेट बढ़ते घटते रहेगा, उसी तरह SLR में बैंकों को प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन CRR कैश के रूप में रखा है, अगर 4 रुपये रखा है तो RBI के पास 4 रुपये रखा है तो 4 ही रुपया वापस मिलेगा, तो कोई इंटरेस्ट और कोई प्रॉफिट नहीं होता है। CRR को जॉन मेनार्ड किन्स ने सबसे बार सजेस्ट किया था, सबसे पहले US में आया था। और RBI एक्ट के अंडर में ये मैंडेटरी है रखना। ठीक है, किसके? RBI एक्ट के अंडर में CRR को रखना मैंडेटरी है RBI के पास। ठीक है, कैश के रूप में। SLR मैंडेटरी है आपका किसके अंडर? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर बैंकों को अपने पास कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में कुछ परसेंट जितना भी उसके पास डिपॉजिट आया है उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, जो CRR होता है उसका कोई आउटर लिमिट नहीं है और ना ही उसका लोअर लिमिट है, ये RBI के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन जो SLR है वो 40% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 40% से ऊपर नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट में जो CRR है वो 4 से 4.5% है और ये सभी बैंकों को रखना पड़ेगा। और प्रेजेंट में जो SLR है वो 18% के आसपास है। ठीक है, लेकिन RBI चाहे तो CRR को अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रख सकता है। जैसे रीजनल रूरल बैंक के लिए कुछ अलग CRR रख सकता है, कोऑपरेटिव बैंक के लिए अलग। सेम चीज़ SLR के रूप में RBI अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया को सेट कर सकता है। ठीक है, तो जो CRR और SLR होता है वो आपका फोर्टनाइटली बेसिस 15 दिन के अनुसार उसको मेंटेन करना होता है बैंकों को। अगर वो मेंटेन नहीं कर पाता है 4% और जो SLR है आपका 18%, तो उसको जुर्माना देना पड़ता है जो लिंक होता है बैंक रेट से। ठीक है, बैंक रेट से लिंक होता है। बैंक रेट क्या है? जब बैंक जो है लंबे समय के लिए RBI से लोन लेता है जिस रेट पे, तो उसको बैंक रेट बोलते हैं। तो बैंक रेट का भी प्रेजेंट में ज़्यादा रेलिवेंस कुछ नहीं है। बस ये अगर CRR और SLR कोई बैंक अगर 15 दिन के अंदर में मेंटेन नहीं करती है तो उसको बैंक रेट जितना होता है उसका कुछ परसेंटेज जो है पेनाल्टी के रूप में, जुर्माना के रूप में देना पड़ता है RBI को। ठीक है, तो CRR SLR क्यों ज़रूरी है? तो 2 कारण से ज़रूरी है। पहला ये है कि मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट में ये रोल प्ले करता है। मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में डिटेल में बताया है कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। फिर से बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर से आप ज़रूर वो लेक्चर को देखिए, तभी आपको एक सीक्वेंस पता चलेगा। अगर डायरेक्ट आप लेक्चर 5 आज देखेंगे तो आपको पहले का कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए आप लेक्चर 1 से शुरू कीजिए, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, फिर लेक्चर 5 में आइए। ऐसे क्या होगा, उसको डेली बेसिस पे पढ़िए। इससे क्या होगा, कंटिन्यूटी मेंटेन करेगा और आपको सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग होगा। और प्लस प्रीलिम्स में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 100% एक्यूरेसी के साथ आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? अगर इकोनॉमी में पैसा बढ़ रहा है, इकोनॉमी में पैसा आ रहा है तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ता है। ठीक है, इकोनॉमी में पैसा आता है तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ता है। तो देखिए, अगर CRR बढ़ेगा मतलब बैंकों को अपना रिजर्व ज़्यादा रखना पड़ेगा। मान लीजिए 100 रुपया बैंकों के पास डिपॉजिट था, अगर CRR है 10% तो कितना उसको अपने पास रखना पड़ेगा? 10 रुपये रखना पड़ेगा। अच्छा, 90 रुपया वो लोन दे सकता है। अगर 20% CRR हो गया तो कितना उसको जो है अपने पास रखना पड़ेगा? 20 रुपया। कितना दे पाएगा लोन? 80 रुपया। तो इकोनॉमी में पैसा देखिए, पहले 90 रुपया वो लोन दे पाता था, अब 80 रुपया लोन दे पा रहा है, तो मतलब इकोनॉमी में पैसा घट गया। तो इसका मतलब ये है कि CRR अगर 10 से 20% हुआ तो इकोनॉमी में पैसा घट गया, मतलब मनी मल्टीप्लायर घट जाएगा। ठीक है, तो CRR का रोल है मनी मल्टीप्लायर में। उसी तरह CRR SLR मदद करता है बैंकों को बैंक रन के समय में। बैंक रन क्या होता है? मान लीजिए कभी अफवाह उड़ गया कि SBI डूबने वाला है, तो क्या होगा, जितने भी डिपॉजिटर हैं, जिन्होंने अपना पैसा बैंक SBI में जमा किया था, सबको लगेगा यार बैंक में पैसा डूबने वाला है तो अपना पैसा लेकर वापस हो। तो क्या होगा, जब सभी लोग बैंकों में अपना पैसा वापस लेने आएंगे तो चूँकि बैंक के पास तो बैंक
बैंक ने क्या किया होगा, अपने पैसा, बैंक अपने पास तो पैसा रखता नहीं है, वो क्या होता है जितना भी पैसा आता है वो लोन के रूप में किसी को देता है, तभी तो उसको वो ब्याज मिलेगा और अपने वो जो जिन्होंने पैसा जमा किया उसको दे पाएगा। मान लीजिए सभी बैंक एक ही साथ अगर पूरे लोग पहुंच गए तो बैंक के पास चूँकि उस समय पैसा ही नहीं है तो क्या होगा, उस कंडीशन को बैंक रन बोलते हैं। ठीक है, तो बैंक रन से बचने के लिए आरबीआई बोला है कि कुछ पैसा अगर तुम सीआरआर के रूप में अगर मेरे पास रखोगे और एसएलआर के रूप में अगर अपने पास रखोगे कुछ पैसा, तो ये इस पैसा का यूज आप बैंक रन के टाइम में करके अपने कंडीशन को सुधार सकते हो। तो इसी को बोलते हैं बैंक रन के समय में सीआरआर ने किस तरह से जो है मदद करता है बैंकों को। समझ में आ गया आपको? कितना आसानी से देखिए आपको समझ में आ रहा है ना। तो इकोनॉमी बहुत आसान है, इसको आप रियल लाइफ के साथ जोड़ के देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से जो है क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, और यूपीएससी बहुत आसान क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछता है, बस आपको हल्का सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखिए आगे पढ़ते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन देखिए सीडीएस में पूछा गया था कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। कैश रेशियो क्या होता है, जितना भी आपके पास बैंक के पास डिपॉजिट जाता है, जितना भी डिपॉजिट जाता है उसको लायबिलिटी बोलते हैं। तो डिमांड लायबिलिटी हो या टाइम लायबिलिटी हो, दो टाइप का लायबिलिटी होता है, कल आपको बताया था। तो उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई को बैंकों के पास, आरबीआई के पास उसका कुछ पैसा बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो क्या है, द शेयर ऑफ एनडीटीएल दैट बैंक्स हैव टू होल्ड एज बैलेंस विथ आरबीआई। तो ये है बैंकों को जो आरबीआई के पैसा, एनडीटीएल का कुछ पैसा रखना पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं, सीआरआर। अच्छा एसएलआर क्या है, तो एसएलआर क्या होगा, जो कुछ यहाँ पे पूछा है एसएलआर का मतलब तो क्या है, क्योंकि वो पैसा जो आरबीआई के पास, आरबीआई जो बैंकों को बोलता है कि अपने पास रखो, तुम रखो, बैंक रखो, कि तो किसके में रख सकता है, कैश में रख सकता है, गोल्ड में रख सकता है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रख सकता है। तो क्या सिर्फ कैश में रख सकता है एसएलआर? नहीं, गलत होगा। कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपने पास रखता है, एकदम सही है। क्या एसएलआर रेस्ट्रिक्ट करता है बैंक को पंपिंग मोर मनी इनटू द इकोनॉमी? सही बात है। अगर एसएलआर अगर बढ़ा देगा तो अपने रिजर्व के रूप में बैंकों को अपने पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, मतलब इकोनॉमी में लोन के लिए वो पैसा कम दे पाएगा। इसीलिए एसएलआर रेस्ट्रिक्ट कर देता है बैंकों की, वो इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा को पंप नहीं कर पाएगा। तो ये भी हमारा सही है पूछा है। करेक्ट स्टेटमेंट हमारा होगा 2 और 3, तो ऑप्शन होगा इसका सी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रीलिम 2015 में पूछा है कि क्या होगा जब आरबीआई एसएलआर को कम करेगा, तो सीआरआर को कम करे या एसएलआर को कम करे। इससे क्या होगा, बैंक के पास रिजर्व के रूप में कम पैसा रखना पड़ेगा, तो लोन के रूप में वो ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में दे पाएगा। ठीक है, लोन के रूप में ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में दे पाएगा। तो देखिए क्या हो, इससे जीडीपी का ग्रोथ रेट हो जाएगा ड्रास्टिकली? ऐसा कुछ नहीं है। जीडीपी का ग्रोथ रेट पैसे से डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि कितना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और कितना। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज, है ना। तो गुड्स और सर्विस का तो वैल्यू का कोई अभी कुछ नहीं बताया गया, ये नहीं होगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू इकोनॉमी। जो बाहर के विदेशी जो निवेशक होंगे भारत में ज़्यादा पैसा लाएंगे। भाई बाहर के पैसा कितना लाएंगे विदेशी, वो तो डिपेंड करेगा कि उस इकोनॉमी में टैक्स का रेट कितना है, उस इकोनॉमी में जो है रेट टैपिज्म है कि नहीं, उसके बाद रेगुलेशन कितना है, लाइसेंसिंग क्या है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका एसएलआर से कोई मतलब नहीं है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कट देयर लेंडिंग रेट्स। शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपना जो है लेंडिंग रेट कम कर सकता है। देखिए बैंक के पास अगर सीआरआर एसएलआर घटेगा तो मतलब बैंक के पास क्या होगा, ज़्यादा पैसा रहेगा, है ना, ज़्यादा पैसा रहेगा। तो ज़्यादा पैसा अगर बैंक के पास रहेगा तो वो लोन में क्या करेगी, ज़्यादा पैसा दे सकती है, इसलिए वो क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी। तो ये हो सकता है इंटरेस्ट रेट अपना कम कर देगा। दूसरा, इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी। इसे लिक्विडिटी मतलब क्या, हमने बताया था पैसा। तो क्या मार्केट में पैसा इससे कम हो जाता है, सीआरआर एसएलआर अगर घटता है तो मार्केट में पैसा बढ़ता है, तो ये गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। ठीक है, बैंक अपना क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम करेगा। क्यों कम करेगा, क्योंकि बैंकों के पास अभी ज़्यादा पैसा होगा, तो ज़्यादा पैसा होगा तो वो कम इंटरेस्ट रेट पे भी अगर ब्याज देगा तो उसको खर्चा पानी सब निकल जाएगा। लेकिन अगर बैंक ही के पास अगर पैसा कम, एसएलआर और सीआरआर बढ़ाने से क्या होगा, बैंक के पास पैसा कम बचेगा। तो कम पैसा बचेगा लेकिन उसको खर्चा तो चलाना है, तो अपना ब्याज दर क्या करेगा, बढ़ा देगा। समझ में आया? इसीलिए अगर सीआरआर एसएलआर कम होता है तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपना जो है लेंडिंग रेट क्या करेगा, कट कर देगा। ठीक है, आगे देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में लैफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो। तो देखिए जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होता है उसमें 3 चीज़ आते हैं। एक आता है रेपो, ठीक है, एक आता है एसडीएफ स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, और एक होता है एमएसएफ। बहुत आसान चीज़ है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए रेपो मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे। रेपो मतलब आरबीआई अगर बैंकों को लोन देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख के, मतलब बैंक अपना कुछ, जैसे मान लीजिए एसबीआई है, इसको लोन चाहिए, आरबीआई है, तो ये इसको देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी
और बदले में इसको लोन दे देगा शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन देगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेपो। जिस रेट पे देता है उसको बोलते हैं रेपो। और रेपो का फुल फॉर्म रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। तो बाद में क्या होगा, एसबीआई के पास जब पैसा आ जाएगा कहीं से, तो ये बदले तो आरबीआई को कुछ पैसा वापस कर देगा, ठीक है, जिस इंटरेस्ट पे, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस में ले लेगा। तो क्या किया, जो परचेज किया था आरबीआई ने, वापस ने एसबीआई उस अपने ही सिक्योरिटी को रीपर्चेज कर लिया, इसीलिए इसको बोलते हैं रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। ये ऑब्लिगेशन होता है बैंकों के कि जो भी उसने रेपो में पैसा लिया है उसको वापस वो चुकता कर दे, ठीक। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में रेपो आता है और रिवर्स रेपो आता है। रेपो मतलब जब बैंक उधार लेता है आरबीआई से तो उसको रेपो बोलते हैं, और रिवर्स रेपो मतलब जब आरबीआई बैंकों से उधार लेता है तो उसको रिवर्स रेपो बोलते हैं, ठीक है। तो जो उस पर रेट चलता है उसको रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, ठीक। तो वही लिखा हुआ है, आरबीआई क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट मतलब बैंक, एनबीएफसी, ये सब एग्रीमेंट इंटर करता है आरबीआई के साथ कि हम जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्यूचर डेट में खरीद लेंगे प्रीडिटरमाइंड रेट पे। और बैंकों को हम यहाँ पे हमने बताया था गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो याद रखिए एसएलआर में हम लोग पढ़े थे, गोल्ड होता है, कैश होता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है। तो जब रेपो का ऑपरेशन होता है, रेपो रेट का में बैंक जो होता है एसएलआर कोटा का गवर्नमेंट सिक्योरिटी को नहीं रख सकता है। मतलब रेपो ऑपरेशन जब भी बैंक रेपो के तहत आरबीआई से लोन लेगा तो जिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो रख सकता है आरबीआई के पास, लेकिन वो एसएलआर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो एसएलआर का रख के, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसएलआर का रख के आरबीआई से लोन ले रहा है तो उस समय उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बस यही डिफरेंस है रेपो और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में। रेपो में गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दोनों में गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखता है कौन, बैंक रखता है आरबीआई से के पास ताकि उसको लोन ले। लेकिन जब रेपो होता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसएलआर का नहीं होना चाहिए, और जब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है एमएसएफ तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होता है वो एसएलआर कोटा का हो सकता है, ठीक है। समझ में आया, ये चीज़ है। रेपो को ही हम लोग रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये आरबीआई का पॉलिसी रेट है, इसी के अनुसार आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, उल्टा होता है, बैंक जो होता है अपना पैसा आरबीआई को देता है और बदले में आरबीआई उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेटरल के रूप में देती है। तो रिवर्स रेपो रेट हो या रिवर्स रेपो रेट हो, दोनों में गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रोल है। रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो से कम होता है, ठीक। अब देखिए इसी में एक चीज़ है पॉलिसी कॉरिडोर। तो देखिए रेपो रेट आपको समझ में आ गया, एमएसएफ समझ में आ गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब आरबीआई रखता है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब बैंक रखता है एसएलआर कोटा वाला तब उसको एमएसएफ बोलते हैं। उसे और एक होता है स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, ठीक। तो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी क्या होता है बताइए, क्या होता है स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, आगे हम लोग उसको जो है देखते हैं। स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी का मतलब होता है जब आरबीआई रिवर्स रेपो करता है बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के, ठीक है। रिवर्स रेपो में क्या हुआ, आरबीआई ने बैंक से उधार लिया, बदले में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसको दे रहा है, बैंक को, ठीक है। ध्यान से समझिए, एक आरबीआई है, ये बैंक है। जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया बैंक को और बदले में बैंक उसको पैसा दिया तो इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो। लेकिन अगर आरबीआई बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिए बैंक से पैसा ले रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं दे रहा है और बदले में बैंक से पैसा ले रहा है, उस समय इसको हम लोग बोलते हैं एसडीएफ, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, ठीक है। आरबीआई प्ले करता है रिवर्स रेपो रेट बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोलेटरल रखे, ठीक है। समझ में आ गया आपको। उसी तरह एक और चीज़ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये कुछ नहीं होता है, आरबीआई जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता है, देखिए किससे खरीदता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ऐसे देखिए एक आरबीआई है, ये गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचा, कौन बेचा, सरकार, तो बदले में इसको क्या मिलेगा, पैसा। तो जब आरबीआई पैसा डाल रहा है कहाँ पे, गवर्नमेंट मतलब इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी में गवर्नमेंट पैसा अपने पास थोड़ी रखेगा, वो इकोनॉमी में खर्च करेगा सैलरी देने के लिए, सब्सिडी देने के लिए। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई खरीद रहा है किससे, सरकार से, तो मार्केट में पैसा आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट में जब पैसा आता है
तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। मार्केट में पैसा आएगा मतलब महंगाई बढ़ेगा, है ना। तो जब भी इकनॉमी में मंदी हो, मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, तो सरकार क्या करती है, आरबीआई से पैसा लेती है। तो डायरेक्ट नहीं ले सकती है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी और बदले में पैसा लेगी, और यही पैसा गवर्नमेंट जो है सब्सिडी के रूप में लोगों को देगा। तो उससे इकनॉमी में ग्रोथ होगा, मतलब मंदी हमारा ख़त्म होगा। ठीक है, ये हो गया मंदी का कॉन्सेप्ट। जब इकनॉमी में पैसा नहीं है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहा है और बदले में इकनॉमी में पैसा डाल रहा है। जब इकनॉमी में बहुत इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो आरबीआई क्या करेगा, मार्केट से पैसा, महंगाई कब होता है इकनॉमी में, जब लोगों के पास बहुत पैसा होता है। मान लीजिए कल मैगी है, ठीक है, ख़रीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैगी का सप्लाई कम है, मैगी 10 ही मैगी है और ख़रीदने वाले 100 हैं। तो क्या बोलेंगे कि मैगी का रेट 10 था, तो बोलेगा, एक आदमी बोलेगा हम 11 देंगे, दूसरा बोलेगा चलिए हम 15 देंगे, हम 20 देंगे। तो मैगी का रेट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैगी का सप्लाई कम है और लोग जो है डिमांड करने वाले ज़्यादा हैं, लोगों के पास पैसा है। तो अगर आरबीआई को मैगी का रेट को कम करना है, 20 से घटा के 10 करना है, तो ये बोलेगा आरबीआई कि भाई हम मनी सप्लाई ही कम कर देते हैं, 50 रुपये कर देते हैं इकनॉमी में। तो कम लोग डिमांड करेंगे, 15 रुपये पे जाएगा, और कम करके 10 कर देगा। 10 लोगों के पास 100 रुपया होगा, तो 10 में ये 100 का आएगा, तो 10 रुपया हो जाएगा। तो उसका मतलब जब भी इकनॉमी में महंगाई होता है तो आरबीआई इकनॉमी से पैसा को खींच लेता है। तो कैसे खींचेगा, तो आरबीआई बोलेगा भाई कि जो मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो हम गवर्नमेंट को बेच रहे हैं। तो जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट को बेचेगा तो गवर्नमेंट बदले में उसको क्या देगी, पैसा। गवर्नमेंट पैसा दी, इसका मतलब इकनॉमी में पैसा हो गया कम, और जहाँ ही इकनॉमी में पैसा होगा ये कंडीशन आपका हो गया और महंगाई हमारा कम हो गया। समझ में आया? तो इस ऑपरेशन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदने और बेचने से मनी सप्लाई को और इन्फ्लेशन को इकनॉमी में जब कंट्रोल करता है आरबीआई, तब उसको हम लोग बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। समझ में आया? तो इतना सारा चीज़ जो है ये है, तो बहुत आसान था चीज़। तो इस तरह एमएसएफ भी आपका आसान है, एसडीएफ भी आसान है, रेपो रेट क्या हुआ, रिवर्स रेपो रेट क्या हुआ, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी क्या होता है, सभी चीज़ आपको बता दिया हूँ। ठीक है, रेपो रेट में ही कुछ कुछ चीज़ होता है। एक होता है एलटीआरओ, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। सिंपल सा याद रखना है, जब भी आरबीआई बैंकों को लोन देता है 1 से 3 साल के लिए, तब उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। एक होता है टारगेटेड लॉन्ग टर्म, जब आरबीआई 3 साल तक लोन देता है बैंकों को कोलेटरल रख के, लेकिन ये कंडीशन देता है कि जितना भी आपने लोन लिया उसका कुछ % आपको एनबीएफसी में देना पड़ेगा लोन का, तो उसको हम लोग टारगेटेड लॉन्ग टर्म ऑपरेशन बोलते हैं। एक होता है स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, आरबीआई बोलता है कि हम जो है 3 साल के लिए आपको लोन देंगे रेपो रेट पे, लेकिन किसको देंगे, सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंक को देंगे और एमएसएमई को देंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। एक अगला कॉन्सेप्ट है ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो फॉर हेल्थ केयर। इसमें क्या हो रहा है कि आरबीआई लिक्विडिटी को बढ़ा रहा है, किसके लिए, हेल्थ केयर के लिए। तो आरबीआई बैंकों को लोन देता है 3 साल के लिए रेपो रेट पे, और ये बोलता है कि आप जो है वो लोन आप देंगे हॉस्पिटल को, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को, मतलब हेल्थ सर्विस में। अगला है ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो फॉर कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर। इसमें क्या होता है, आरबीआई लोन देता है, लिक्विडिटी बढ़ाता है, पैसा देता है रेपो रेट पे 3 साल के लिए, लेकिन इसको देता है तो होटल, स्पा, ब्यूटी पार्लर, कार, जिसमें कॉन्टैक्ट होता है कस्टमर का पब्लिक के साथ, बस ऑपरेटर, ये सब। उसी तरह एक आई होता है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। देखिए, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडियरी 4 होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे जब बैंक का क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, कॉमर्शियल बैंक एंड जो है कोऑपरेटिव बैंक में, तो हम लोग देखेंगे बैंक और नॉन बैंक में, तो हम लोग देखेंगे कि आई क्या होता है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इंस्टीट्यूशन 4 होते हैं, नाबार्ड, एक्जिम, नेशनल हेल्थ हाउस बैंक एंड सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बैंक ये डायरेक्ट लोन जो है इसको, ये डायरेक्ट पब्लिक से पैसा नहीं ले पाता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, इसके लिए वो बैंक पे डिपेंड होता है। ठीक है ना, तो क्योंकि ये नॉन बैंक है, ये लोग नॉन बैंक है, इसलिए ये पब्लिक से ज़्यादा डायरेक्ट पैसा नहीं ले पाएगा, ये पैसा लेगा आरबीआई से या भी बैंकों से। ठीक, तो उसी को बोलते हैं आई। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है।
उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, उस वही है रेपो रेट का जब चेंज होता है तो उसको वेरिएबल रेट बोलते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हमने बता दिया, जब बैंकों को लोन लेना होता है आरबीआई से तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखेंगे लेकिन एसएलआर कोटा का नहीं रखेंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब देखिए बैंक रेट, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और रेपो रेट में डिफरेंस बताया गया है। तो देखिए बैंक रेट जो मेंशन है वो आरबीआई एक्ट में मेंशन है, एमएसएफ लाया गया था 2011 में और रेपो रेट 2000 में। ठीक है, बैंक रेट और एमएसएफ पहले एक ही होता था 2012 तक। एमएसएफ जो होगा वो हमेशा रेपो रेट से अधिक होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये आरबीआई स्पेशल फैसिलिटी दे रहा है कि आप जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी रख सकते हैं एसएलआर कोटा का भी, इसलिए पेनाल्टी के रूप में आपको आरबीआई बोलती है। रेपो रेट क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है। बैंक रेट और एमएसएफ के तहत आरबीआई से लोन कौन ले सकता है? सिर्फ बैंक। रेपो रेट से सभी ले सकते हैं, बैंक के जितने भी क्लाइंट होते हैं आरबीआई के, बैंक हो, नैन बैंक हो, सरकार हो या राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। कोलेटरल रिक्वायर होगा क्या? हाँ, बैंक रेट में हो भी सकता है, नहीं भी, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन एमएसएफ में आपको कोलेटरल जो है रखना पड़ेगा एसएलआर कोटा का भी। रेपो रेट में तो आपको रखना ही पड़ेगा लेकिन एसएलआर कोटा का नहीं होना चाहिए। लोन ड्यूरेशन कितना होता है? बैंक रेट में लंबे समय के लिए होता है, मैंने बता दिया था, और रेपो और एमएसएफ में जनरली 14 दिन तक होता है। इसका मेन यूटिलिटी क्या है? ये अभी डिसाइड होता है पेनाल्टी। मैंने बताया था सीआरआर एसएलआर जब अगर 15 दिन तक बैंक अगर नहीं रखते हैं तो पेनाल्टी के जुर्माना के रूप में जो लिंक होता है वो बैंक रेट से होता है। एमएसएफ इमरजेंसी के टाइम होता है एसएलआर कोटा का यूज़ करके गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, और ये रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म बोरोविंग करके। ठीक है, देखिए सीआरआर एसएलआर का काम इन्फ्लेशन के लिए जनरली नहीं, इन्फ्लेशन के लिए आरबीआई जो है सिर्फ क्या यूज करती है? पॉलिसी रेट जो रेपो रेट होता है, ये आपको ध्यान देना है। सीआरआर एसएलआर से इन्फ्लेशन कंट्रोल आरबीआई नहीं करती है, मेन अभी जो फोकस कर रही है वो करती है रेपो रेट से, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसटीएफ, ये बताया दिया था स्पेशल डेवलप जो है ड्राइंग फैसिलिटी, स्पेशल जो है एसडीएफ का फुल फॉर्म है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है? आरबीआई बैंकों से लोन ले सकता है लेकिन आरबीआई बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं देगी। अगर आरबीआई बैंक से लोन लेता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो। लेकिन अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं देता है और बैंक से लोन लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एसडीएफ, जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। पहले मैंने स्पेशल डिपॉजिट फैसिलिटी बता दिया, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक, तो इसका भी वही काम है कि आरबीआई क्या करेगा, इसमें अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखेगी तो उससे भी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। ठीक, अब देखिए एसडीएफ कंपेयर किया गया है एमएसएफ, रेपो और रिवर्स रेपो में। तो एमएसएफ जो होगा वो रेपो से हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है, और रिवर्स रेपो इससे कम होगा, और एसडीएफ जो होता है वो भी रेपो से कम होता है। ठीक, तो एमएसएफ जो होता है उसको जिसके तहत कौन उधार लेता है? आरबीआई लेता है। रेपो में कौन उधार लेता है? आरबीआई लेता है। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे कि एमएसएफ हो लेंडर मतलब उधार देने वाला, तो रेपो में उधार कौन देता है? आरबीआई देता है। किसको देता है? बैंक को देता है, नॉन बैंक को देता है। एमएसएफ भी रेपो रेट ही जैसा है, एसएलआर कोटा वाला हो जाता है बस। इसमें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, उधार कौन देता है? आरबीआई। रिवर्स रेपो है, जस्ट उल्टा हो जाएगा, जहाँ पे आरबीआई इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, है ना। कोलेटरल तीनों में चाहिए, एसडीएफ में कोलेटरल नहीं चाहिए। आरबीआई लोन ले रहा है, बोरोवर कौन है? आरबीआई। किससे ले रहा है? बैंक और नॉन बैंक से। ठीक है, तो लगभग रिवर्स रेपो और ये सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि एसडीएफ जो होता है उसमें कोलेटरल आपको नहीं चाहिए होगा। ठीक, तो ये चीज़ है। एक कॉन्सेप्ट होता है पॉलिसी कॉरिडोर। तो देखिए रेपो रेट कुछ होता है, मान लो 5.9%, इसको आप यहाँ रखिए बीच में। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे तो उसको एमएसएफ होगा, और इसके नीचे जो होता है वो एसडीएफ होता है। तो जनरली जितना भी आपका रेपो रेट है उससे कुछ परसेंट 0.25% आपका एमएसएफ है, और उससे 0.25% आपका एसडीएफ है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। यही जो है 0.25 ऊपर और 0.25 नीचे, मतलब 0.5 होगा। 0.25 मिलके कितना होगा? 0.5। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिसी कॉरिडोर। ठीक है, क्या होता है पॉलिसी कॉरिडोर? 0.25 ऊपर, 0.25 नीचे, किससे? रेपो रेट से। एमएसएफ ऊपर होता है 0.25 और 0.25 नीचे होता है एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, तो यही आपका
जो है पॉलिसी कॉरिडोर है। ये सब आपको जानने का ज़रूरत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट होता है ट्राई पार्टी रेपो। ये याद रखना है कि ये रेपो नहीं होता है, बल्कि इसके तहत ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है। पहला तो ये ध्यान देना है, ट्राईपार्टाइट जो रेपो होता है वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है। ये जो है इसके तहत क्या होता है, कंपनी मार्केट से पैसा लेती है, आरबीआई से नहीं ले रही है, इसलिए आरबीआई का ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है। ठीक, तो फ्रेंड्स आज यहीं पे इसको लेक्चर को एंड करते हैं। कल हम लोग जो है या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वांटिटेटिव टूल्स में ही ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। उसके बाद मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के बारे में जानेंगे और उसके बाद जो है बॉन्ड यील्ड के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग का जो है क्वांटिटेटिव टूल जो है उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारा क्वांटिटेटिव टूल्स ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड हम लोग जो है डेली 2-3 लेक्चर आएगा इकोनॉमी का, और हम लोग 15-15 पेज करके 10-12 पेज करके डेली 30-35 पेज ख़त्म करेंगे। तो हमारा जो है 30-40 दिन में इकोनॉमी आराम से ख़त्म हो जाएगा। पॉलिटी आपका साथ चल रहा है, वो भी आपका 25 से 30 दिन में ख़त्म हो जाएगा। हम लोग 500 क्वेश्चन पॉलिटी का प्रैक्टिस करेंगे, 500 इकोनॉमी का करेंगे, और एनवायरनमेंट का भी मैं जल्द ही उसका लेक्चर लेके आऊँगा, उसका भी हम लोग 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। प्लस आपको समझाऊँगा भी जिस तरह से पॉलिटी और इकोनॉमी को आपको समझा के पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप ये जो है 0IAS चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि वीडियो को अपडेट आपको आती रहे। और आपका कुछ सुझाव है, कुछ सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है, क्योंकि ये आपका ही चैनल है ना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी, हैव ए नाइस डे एंड एंजॉय द लाइफ, एंड खूब मन लगा के फोकस होकर पढ़ाई करें। यूपीएससी प्रीलिम्स हमारा 28 मई को है। हम लोग का मेन जो टारगेट है वो यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करना है। ठीक है, तब जिस दिन हम लोग का एग्ज़ाम खत्म होगा उस दिन मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करके आपको बताऊंगा। देखिए जो मैंने पढ़ाया था उसमें से मोर देन 60-65% क्वेश्चन आपको सॉल्व होने का प्रैक्टिस जो है कर लेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो प्रीलिम्स निकालना हम लोग का मकसद है और हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। बस आप कंटिन्यू रहिए और मन लगा के फोकस होकर बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी, हैव ए नाइस डे एंड डू योर हार्ड वर्क वेरी प्रॉपरली।